नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय पढ़ रहे हैं कि न्याय पाने की रास्ते में आज भी अनेक अड़चनें रहती हैं। आइए संपादकीय को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रेन टीटी को घूस लेने के जुर्म में 37 साल बाद बरी किया है। क्या बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ट्रेन में टीटी था, वो घूस ले रहा था, यानी जो टिकट रहता है तो टिकट पे रसीद काटने वाले डायरेक्ट वो पैसे ले लेते हैं कुछ, तो इस जुर्म में 37 साल के बाद उसको बरी किया है। तो इस कर्मी पर 50 रुपए के घूस लेने का केस डिपार्टमेंटल विजिलेंस ने 1988 में किया था, जिससे उसकी नौकरी चली गई और कैट ने इन्हें बरी कर दिया। लेकिन रेलवे की अपील पर हाई कोर्ट ने 15 साल केस सुनने के बाद आरोप सही पाए। रेलवे ने अपील कर दी थी तो हाई कोर्ट ने 15 साल केस सुनने के बाद में आरोप सही पाए गए थे। तो इस बीच टीटी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन परिवार ने एससी में अपील की थी। परिवार ने क्या है कि देखो, पहले तो क्या कि मतलब जो रेलवे था उसने अपील कहाँ पे, हाई कोर्ट में कर दी थी। उसके टीटी की मृत्यु हो जाती तो उसके जो फैमिली वाले थे उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 3 में से 2 गवाहों ने जुर्म से अनभिज्ञता दिखाई। 3 में से 2 गवाहों ने क्या है, जुर्म से अनभिज्ञता दिखाई, और तीसरे ने गवाही से इनकार कर दिया था। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी, लंबे समय तक जेल में बिना सजा के रखने और गलत मुकदमा कायम करने पर सरकारों को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट की राय है कि संसद और राज्य विधायिकाएं गलत आपराधिक कार्रवाई साबित होने पर पीड़ित या उसके परिवार को आर्थिक मुआवजा देने का कानूनी प्रावधान करें। क्या बोला है कि संसद और राज्य विधायिकाएं यदि कोई गलत आपराधिक कार्रवाई का शिकार हो जाता है, ठीक है, तो उसके जो पीड़ित व्यक्ति है या उसका परिवार है तो आर्थिक मुआवजा देने का कानूनी प्रावधान करें। लॉ कमीशन ने भी इसकी संस्तुति की है। लेकिन क्या सत्य साबित करने के लिए ऐसे आरोपों से पीड़ित व्यक्तियों के मरने के बाद परिजनों की आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वे सीढ़ी दर सीढ़ी दशकों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी दशकों तक न्याय तलाशते रहते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी? क्या यह भी उतना ही सच नहीं है कि लचर और असाधारण रूप से लंबित सजा दर के कारण ही अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहता है? क्या ये रोजाना की घटना नहीं है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी गवाहों को इतना धमकाता है कि वे उनकी जान के लाले पड़ जाते हैं, और न्याय का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। अगला दैनिक जागरण का ये संपादकीय है, न्याय में देरी। आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोप तय होने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताए हुए सेम ऊपर जो दिया हुआ है, आइए दोबारा से देखते हैं इसको। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद में आरोप तय होने में सुप्रीम कोर्ट जो देरी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इस संदर्भ में देश भर के लिए दिशा निर्देश तय करने के संकेत दिए हैं। इसे लेकर वह गंभीर है। इसका पता इससे चलता है कि उसने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी और एक वरिष्ठ वकील की न्याय मित्र के रूप में नियुक्ति भी कर दी है। बहुत संभव है कि वह आरोप तय करने के मामले में कोई दिशा निर्देश भी सुना दें। लेकिन क्या इतने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा? उसे उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि आरोप तय होने में भारतीय नागरिक संहिता की धारा, जो बीएनएस की धारा 251 के तहत दिए गए इस स्पष्ट प्रावधान के बावजूद हो रही है।
कि जिन मामलों की सुनवाई केवल सत्र न्यायालय द्वारा की जानी है उनमें पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर ऐसा कर दिया जाना चाहिए। आखिर जब आरोप तय करने की समय सीमा को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, तब फिर एक और व्यवस्था देने यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बनाने की समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? अच्छा होगा कि वह दिशा निर्देश बनाने के पहले उन कारणों का निवारण करें जिनके चलते आरोप तय होने में देरी होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसकी आशंका है कि उसके दिशा निर्देश इनके बाद ही आरोप तो एक समय सीमा में तय हो जाएंगे, पर मुकदमों को निपटारे में भी तब भी विलंब होता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय होने में देरी का संज्ञान तब लिया जब उसके समक्ष एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें आरोपित के 1 साल से हिरासत में होने के बाद भी उसके मामले में आरोप तय नहीं किया जा सके। इस प्रकरण पर विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन अदालतों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जिला अदालतों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेगा बल्कि सीधे संपूर्ण भारत के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन क्या जिला अदालतों से यह जानना आवश्यक नहीं हो जाता है कि आरोप तय होने में विलंब क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट को उन कारणों से भी परिचित होने की आवश्यकता है जिनके चलते पहले आरोप पत्र दाखिल होने में देरी होती है, फिर आरोप तय होने में इससे भी अवगत होना चाहिए कि ये दोनों काम हो जाने पर भी मुकदमा का निपटारा समय पर नहीं होता है। ऐसा केवल निचली अदालतें ही नहीं बल्कि उच्चतर अदालतों में भी होता है। जिन कारणों से होता है उनमें से एक न्यायाधीश और वकीलों की कार्य प्रणाली भी है। तारीख पर तारीख के सिलसिले को कायम करने वाली इसी कार्य प्रणाली के चलते समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आभास होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि न्याय में देरी से देश का विकास बाधित हो रहा है। अगला एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, उभरते क्षेत्रों का भ्रम और पारंपरिक क्षेत्र। शिशिर गुप्ता और ऋषिता सचदेव हैं लेखक। CSEP ये जो शिशिर गुप्ता जी हैं ये सीनियर फेलो हैं और ऋषिता सचदेवा हैं एसोसिएट फेलो हैं। ये उनके निजी विचार हैं, आइए देखते हैं। इस बात को लेकर लगभग आम राय है कि भविष्य में देश की आर्थिक वृद्धि में सर्व स्वीकार्य है कि तेज वृद्धि के लिए राज्यों को कारक बाजार सुधारों के माध्यम से अपने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। क्या बोल रहे हैं कि तेज वृद्धि के लिए सरकार को कारक बाजार सुधारों के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। मसलन जमीन की कीमतों में कमी, लचीले श्रम कानूनों का क्रियान्वयन और शहरों को मजबूत बनाना, क्योंकि कृषि को नैसर्गिक रूप से धीमी गति से बढ़ने वाला उपक्रम माना जाता है। तेज विकास वाले राज्यों मसलन गुजरात, कर्नाटक के प्रदर्शन की बात करें तो उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में बीते दशक में सालाना 8% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके लिए मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जिम्मेदार रहा है। यह बात उपरोक्त धारणा को पुष्ट करती है, परंतु विकास का यह सच्चा ढांचा कृषि प्रधान राज्यों के लिए दुविधा उत्पन्न करता है। दुविधा यह है कि उन्हें अपनी कृषि संबंधी मजबूती का त्याग करके उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए माहौल तैयार करना चाहिए ताकि वे तेज विकास हासिल करें। आज यह सवाल और भी प्रासंगिक है क्योंकि वैश्विक व्यापार अनिश्चित है और विनिर्माण आधारित वृद्धि के पारंपरिक मॉडल का अनुसरण करना मुश्किल हो सकता है। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने कृषि क्षेत्र की मजबूती का लाभ लेकर
उच्च वृद्धि हासिल की है। दोनों राज्यों की जीडीपी में कृषि का योगदान 30% है। 2015 से 25 के बीच उनके यहाँ क्रमशः, ऐसे बात करें तो मध्य प्रदेश में 6% और आंध्र प्रदेश में 7.5% की दर से ये बढ़ा है। इस दौरान उनकी जीडीपी में भी 6.2% मध्य प्रदेश में और 6.7 आंध्र प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि हुई है। तर्क यह नहीं है कि इन राज्यों को कभी भी विनिर्माण या सेवा क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह है कि इनका वर्तमान आधार यानी कृषि स्वयं विकास को गति दे सकता है, जबकि ये राज्य धीरे धीरे गैर कृषि उद्योगों की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार होंगे। आंध्र प्रदेश की कामयाबी की कहानी की जड़ें उसके मछली पालन क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में रूपांतरण से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से फ्रोजन झींगा उद्योग में। वर्ष 2024 में $4.5 अरब के निर्यात के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झींगा निर्यातक बन गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश ने झींगा उत्पादन में 78% और कुल समुद्री खाद्य उत्पादन का 30% योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश में मछली पालन क्षेत्र ने पिछले एक दशक में 16% वार्षिक दर से वृद्धि की है। यदि ये वृद्धि अगले 5 वर्ष तक और जारी रहती है तो मछली पालन राज्य के जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा बन सकता है और राज्य की आर्थिक वृद्धि में 1.2% की बढ़ोतरी कर सकता है। तो मत्स्य उद्योग का उदय अनुकूल समय और रणनीतिक क्रियान्वयन का एक मिश्रण होता है। मैं बात करता हूं वर्ष 2009 में थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के झींगा फार्मों में अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम फैलने से वैश्विक बाजार में भारी कमी उत्पन्न हो गई थी और आंध्र प्रदेश ने इस मौके का फायदा उठाया था। समय रहते पैसिफिक व्हाइट श्रम्प नामक प्रजाति को अपनाया, जो कि अधिक रोग प्रतिरोधक, किफायती और तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति होती है। कौन सी? पैसिफिक व्हाइट श्रम्प। इस नई प्रजाति को आंध्र प्रदेश में व्यापक रूप से अपनाने में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अहम योगदान दिया। उन्होंने न्यूनतम या बिना किसी शुल्क के बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ ही वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने अपनी मत्स्य नीति भी जारी की थी 2015 में, और इस नीति के तहत झींगा फार्म स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की गई थी और बिजली दरों में उल्लेखनीय कटौती भी की थी। इससे किसानों की लागत कम हुई और विकास के अनुकूल वातावरण भी बना था। तो ट्रंप द्वारा भारी शुल्क लगाने के बाद जरूर इस उद्योग को चुनौती उत्पन्न हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह अल्पकालिक होगी। इस बात का सशक्त प्रमाण है कि आर्थिक विकास उत्पादकता में सुधार के माध्यम से होता है। आर्थिक विकास उत्पादक सुधार के माध्यम से होता है, जो तुलनात्मक लाभ द्वारा संचालित होता है। मध्य प्रदेश की सफलता उत्पादकता में सुधार और विविधीकरण पर आधारित है। 1995 से 2005 के बीच राज्य में वास्तविक कृषि वृद्धि दर केवल 3% थी, 3% बारिश थी, लेकिन 2000 के दशक के उत्तरार्ध में हुए सुधारों के बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सिंचित क्षेत्र 24% थे, 67% हो गया है, जिससे 2006 से 22 के बीच खाद्यान्न उत्पादन दोगुना हो गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि केवल 50% रही है, वह भी खरीफ और रबी दोनों की फसलों के लिए बात कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज राज्य देश के गेहूं उत्पादन में 21% और सोयाबीन के उत्पादन में 42% योगदान देता है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य ने 2013 से 23 के बीच खाद्यान्न भंडारण क्षमता को 3 गुना तक बढ़ा दिया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भंडारण क्षमता लगभग स्थिर रही है। तो राज्य की गहन जल खपत वाली फसलों से हटा करके विविधीकरण पर ध्यान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुल फसल उत्पादन का 14% तिलहन में और 10% दलहन से आता है। यह पंजाब से बहुत अलग है, जहां तिलहन और दलहन मिलाकर कुल फसल उत्पादन का 1% से भी कम है। पंजाब से बहुत अलग है। मध्य प्रदेश ने डेयरी के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया है।
वर्ष 2002 से 24 के बीच दूध उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हुई 2.8 गुना वृद्धि से भी कहीं अधिक है। इस वृद्धि में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना जैसी पहलों ने भी मदद की है, जिसके तहत डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर सब्सिडी दी गई है और देसी गायों की नस्लों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि राज्य की अधिकांश भूमि अब सिंचाई के अंतर्गत आ चुकी है, इसलिए कृषि क्षेत्र में आगे की वृद्धि के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुख करना और पशुपालन को और अधिक प्रोत्साहन करना आवश्यक है। ऐसा कदम राज्य की मौजूदा ताकतों को बेहतर उपयोग करेगा और पर्यावरण और वित्तीय दृष्टि से भी अधिक टिकाऊ सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का आर्थिक सफर दिखाता है कि राज्य अपनी मौजूदा ताकतों को पहचान कर और उनका लाभ लेकर उल्लेखनीय सफलता हासिल कर सकते हैं। क्षेत्रवार प्रशिक्षित लक्षित सब्सिडी तकनीक को अपनाने तथा बाजार पहुंच और अधोसंरचना में सुधार के साथ इन राज्यों ने कृषि और पारंपरिक रूप से कम उत्पादक वाले माने जाने वाले क्षेत्र को समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के ताकतवर उत्प्रेरक रूप में बदल दिया है। अगला, विकसित भारत उपयोगी ज्ञान का सम्मान जरूरी। देवाशीष बसु जो कि लेखक moneylife.in के संपादक हैं और मनी लाइफ फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। तो कुछ दिनों पहले जोएल मोकिर और फिलिप एगियो और पीटर होविट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किन किन को? जोएल मोकिर, फिलिप एगियो और पीटर होविट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मोकिर की दलील है कि समाज तब फलते फूलते हैं जब भी उपयोगी ज्ञान का पोषण करते हैं, उसका विकास करते हैं और उसे प्रसारित करते हैं। एगियो और होविट ने समझाया कि कैसे ज्ञान तब अत्यधिक उत्पादक हो सकता है जब वह प्रतिस्पर्धा, विनाश और पुनरुत्पादन को उन्मुक्त करता है। तो ये मिलकर के स्पष्ट करते हैं कि कुछ देश लंबे समय तक विकास क्यों करते हैं। क्या भारत मोकिर द्वारा दिए गए आर्थिक प्रगति के खाके से कुछ सीख सकता है? भारतीय नीति निर्माताओं के पास आर्थिक खाकों की कमी नहीं है, इसके बावजूद हमारी प्रति व्यक्ति आय पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में बहुत कम है। आर्थिक प्रगति को कई तरीकों से मापा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर भारत अपनी संभावनाओं की तुलना में बहुत कम गति से बढ़ रहा है। हमारे ढेर सारी प्रगति दो सुखद घटनाओं की बदौलत रही है। एक देश को सॉफ्टवेयर उद्योग और दूसरा अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि। दशकों के अनियोजित कामों के परिणाम स्वरूप एक मिलीजुली तस्वीर सामने आई है। कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्टता और एक समृद्ध मध्य वर्ग है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता में शिक्षा की कमी, बेरोजगारी है और 80 करोड़ लोग सरकारी मदद पर निर्भर हैं। भारत 75 साल की धीमी गति से आगे बढ़कर सर पर दौड़ने वाला देश कैसे बन सकता है? वह मोकिर के उपयोगी ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकता है, यानी समाज के उत्पादन, संपर्क और नए विचारों की मदद से आर्थिक प्रगति हासिल कर सकता है। उनका कहना है कि 18वीं सदी में यूरोप का बदलाव 3 अंतर संबंधित संस्थानों पर केंद्रित थी: प्रस्तावनात्मक ज्ञान यानी विज्ञान और सिद्धांत का निर्माण, और उसका तकनीकी और अभियांत्रिकी में रूपांतरण, और एक ऐसा नेटवर्क जो इन दोनों के बीच विचारों के मुक्त प्रवाह को संभव बनाता है। आधुनिक चीन ने असाधारण गति से इसका अपना संस्करण तैयार किया है। उसका शोध और विकास व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से भी अधिक है। उसकी पेटेंट फाइलिंग का आंकड़ा किसी भी अन्य देश से भी अधिक है। उसकी विश्वविद्यालय से हर वर्ष हजारों की तादाद में इंजीनियर और वैज्ञानिक निकलते हैं। इन आंकड़ों के पीछे कुछ गहरी चीजें हैं कि एक सघन नेटवर्क जो शोध संस्थानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के औद्योगिक क्लस्टर को जोड़ता है। यह व्यवस्था उस उदार और खुले मॉडल से काफी अलग है जिसकी सराहना मोकिर ने अपने कामों में की है। बावजूद इसके
यह उसी तरह काम करती है, यानी लगातार उपयोग, ज्ञान का सृजन और उपयोग, उपयोगी ज्ञान का सृजन और उपयोग। उदाहरण के लिए यह बात लगभग सभी जानते हैं कि चीन की उड़ने वाली कारें अब संचालित होने वाली हैं। ड्रोन के सामान की आपूर्ति एकदम सामान्य हो जाती है। एक बात तो कम लोग जानते हैं कि वह है कि अकेले इस वर्ष वहां के 6 विश्वविद्यालयों ने निम्न उन्नतांश प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। साथ ही एक पूर्ण और सघन आपूर्ति श्रृंखला भी अस्तित्व में आ रही है, जो इस पर उप क्षेत्र को तेजी से विस्तारित करने में मदद करेगी। भारत का वैज्ञानिक अभिजात वर्ग विश्व स्तरीय है, फिर भी प्रयोगशाला और फैक्ट्री के बीच की कड़ी पर अब भी कमजोर बनी हुई है। देश अपने जीडीपी का केवल 0.07% शोध एवं विकास पर खर्च करता है, जो चीन की तुलना में 1/3 है। अधिकांश हिस्सा सरकारी क्षेत्र से आता है। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण में मजबूत हैं, लेकिन शोध में कमजोर हैं। शिक्षण में मजबूत है लेकिन शोध में कमजोर हैं, और उद्योग जगत तकनीक को आयातित करने को प्राथमिकता देता है, बजाय कि उसे अपनाने या विकसित करने का। इसका परिणाम एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आता है कि जो मानव संसाधन के मामले में जो समृद्ध है, लेकिन तकनीकी क्षमता में समृद्ध नहीं है। अगर भारत में मौखिक के खाके को अपनाया जाता है तो इसका अर्थ यह मानना होगा कि आर्थिक वृद्धि की मूल में ज्ञान व्यवस्था ही है। लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसी अधोसंरचना विकसित करना जो उपयोगी ज्ञान का विस्तार और उसे शिक्षण योग्य बनाए। ऐसा ज्ञान उस समय खास तौर पर बदलाव पूर्वक होता है जब यह स्वच्छ ऊर्जा, शहरी परिवहन, कचरा पुनर्चक्रण, जल प्रबंधन और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारत को सैद्धांतिक और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक इंजीनियरिंग शिक्षण में भारी निवेश करना होगा। उसे तकनीकी विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक की नेटवर्क का भी विस्तार करना होगा। सरकार ने हाल ही में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI का निजी सार्वजनिक भागीदारी की मदद से आधुनिकीकरण करने का निश्चय किया है। यह कदम इसी दिशा में उठाया गया है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 36% चीनी अंडर ग्रेजुएट बच्चों ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। ब्रिटेन और अमेरिका में यह अनुपात केवल 5% है। और 2025 में भारत ने विज्ञान और तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित में उतने ही स्नातक तैयार किए जितने चीन ने, लेकिन उसमें अधिकांश सॉफ्टवेयर सेवाओं में चले गए हैं। हमारे यहाँ स्नातकोत्तर और डॉक्टरल स्तर पर इनकी संख्या काफी कम है, जबकि मूल शोध उन्हीं जगहों पर होता है। निजी क्षेत्र के शोध और विकास को प्रोत्साहित करना भी उतना ही आवश्यक है। फिलहाल भारतीय की बड़ी कंपनियां अपनी बिक्री का केवल 0.2 से 0.3% हिस्सा ही शोध पर व्यय करती हैं, जो विश्व मानकों से बहुत कम है। कर को प्रोत्साहन, लक्षित सरकारी खरीद और PPP से हालात बदल सकते हैं। रक्षा शोध एवं विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देखा है कि कैसे सरकारी मिशन के साथ आपूर्तिकर्ता और इंजीनियरिंग तैयार किए जा सकते हैं। असल चुनौती इस मॉडल को सैन्य क्षेत्रों में दोहराना। तो मौखिक जिसकी दूसरी अनिवार्य बात करते हैं कि संपर्क यानी विज्ञान को व्यवहार से जोड़ना। देश की नवाचार व्यवस्था अभी भी विभाजित है। अकादमिक शोध का व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। औद्योगिक क्लस्टर अक्सर बिना शोध संस्थानों के करीबी के काम करते हैं और एक अधिक एकीकृत मॉडल विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्रों के साथ जोड़ सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त नियुक्तियों को बढ़ावा दे सकता है। अगर ऐसी योजना बना सकता है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग अनिवार्य हो। चीन के विश्वविद्यालयों, संबंध विज्ञान पार्कों का नेटवर्क और जर्मनी के फ्राउनहोफर संस्थान इस दिशा में शिक्षाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने
आर्थिक प्रगति को ज्ञान के भीतर ज्ञान का विकास बताया था। उनकी उस कथन में मौके की अंतर्दृष्टि और भारत की हालत को महसूस किया जा सकता है। हमारे पास प्रतिभा है, उद्यमशील ऊर्जा है, तेज विकास की क्षमता रखने वाला घरेलू बाजार भी है, लेकिन जो कमी है वह एक ऐसी प्रणाली की है जो स्वयं ज्ञान पर आधारित होकर इसे निरंतर विकसित होने दे। इसे कैसे प्राप्त किया जाए? तो व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ यही है कि बहुत सारा अनाकर्षक लेकिन जरूरी परिश्रम चाहिए। इसमें संस्थानों का निर्माण, प्रोत्साहन तंत्र, ऐसे फीडबैक तंत्र शामिल हैं जो परिणामों में निरंतर सुधार करें, और साथ ही दस्तावेजीकरण, पुनरावृत्त और प्रसार भी जरूरी है। यह सब तब तक असंभव है जब तक एक ऐसी संस्कृति विकसित न हो जाए जो उपयोगी ज्ञान का सम्मान करे और उसका उत्सव बनाए। यह निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है। हिंदुस्तान.com का एडिटोरियल कि अपराधों की इस प्रकृति को गंभीरता से लेना होगा। R.K. माधवन, पूर्व निदेशक CBI। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने हाल ही में अपनी क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में देश में अपराध की स्थिति का पूरा विश्लेषण है, सरकार के अंदर और बाहर इसकी स्वीकृति। मगर इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने वाले कई लोग रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को शक की निगाह से देखते हैं। उनमें से एक छोटे समूह का तो यहाँ तक मानना है कि छवि चमकाने के लिए रिपोर्ट में हेरफेर किया गया है। समस्या यह है कि अगर आप NCRB रिपोर्ट को खारिज करते हैं तो सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ और नहीं है जिससे आपको अपराधिक की घटनाओं और उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति आदि की तस्वीर का पता चल सके। इसकी आलोचना यह सही है कि अपराध के आंकड़े 1 साल से ज़्यादा पुराने होते हैं, मगर यह देरी इसलिए होती है क्योंकि NCRB राज्य पुलिस बलों से आंकड़े इकट्ठा करती है, और कई राज्य आंकड़े देने में देरी करते हैं। कुछ राज्य सारे आंकड़े एक साथ नहीं देते हैं, तो फिर भी NCRB का विश्लेषण बहुत कुछ बता जाता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में IPCC के तहत संघीय अपराधों में 5.7% की वृद्धि हुई है, जिनमें विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत सूचीबद्ध अपराधों में 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई। अपराध दर की बात करें तो प्रति 1 लाख आबादी पर अपराध की घटनाएं 2022 में 422, 2023 में 440 हो गई हैं। हालांकि यह संख्या हमारे जैसे बड़ी आबादी और गंभीर बेरोजगारी की समस्या वाले देश में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। वैसे तो कोई भी आपराधिक चिंता का विषय होता है, पर हत्या और महिला बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। 2023 में 29,000 से अधिक ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए, 2022 की तुलना में मामूली कम हुए हैं, और 23 में अकेले दिल्ली में कम से कम 1088 मामले दर्ज आए हैं। यह 2012 के निर्भया गैंग रेप हत्या मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिक्रिया की याद दिलाता है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर बुरा असर डाला था। इन संघीय अपराधों की रोकथाम की बात करें तो पुलिस की विशेषकर अपराध वाली जगहों पर ज्यादा तैनाती महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम कर सकती है। नागरिकों को भी ऐसे अधिकार अपराध रोकने में मदद योगदान देना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि बलात्कार दुनिया भर में सबसे कम रिपोर्ट किए जाने वाले अपराधों में से एक है। ग्रामीण भारत में तो यह आम सच्चाई है। सामाजिक बदनामी और प्रभावशील व्यक्ति द्वारा डराने धमकाने के कारण अक्सर ऐसे मामले पुलिस कोर्ट के समक्ष आते ही नहीं है। इन सब कारणों से यौन अपराधिक को सजा मिलने की दर बहुत कम रहती है। जब तक कि बड़ी संख्या में महिला एक्टिविस्ट आगे नहीं आएंगी, उन्हें तंत्र के साथ नहीं मिलेगा, जब तक यह सर्वनाक स्थिति हमारे सामने एक दब्बा बनी रहेगी। दूसरा जघन अपराध हत्या का रहता है। साल 2023 में 27,721 हत्याएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले साल के मुताबिक 1200 से ज़्यादा हैं। हत्या अक्सर किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की जाती है, जिससे वह सबसे मुश्किल हिंसक अपराधों में से एक बन जाता है, इसलिए इसे रोकना मुश्किल है। भारत में 1 दशक पहले बंदूकों का इस्तेमाल कम था, अब इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हम अमेरिका जैसी स्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें बंदूक संस्कृति पर तमाम लगाम लगानी पड़ेगी। भारत में अपराध एक नया और चिंताजनक पहलू साइबर क्राइम को बढ़ता ग्राफ है। 22 के मुताबिक
2023 में साइबर क्राइम के मामले दोगुने हो गए। हमारी ज़िंदगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बड़ी दखल साफ तौर पर बड़ी कीमत वसूल रही है। साइबर क्राइम की डिजिटलता और विस्तार को लेकर समाज में जागरूकता आ रही है, लेकिन पूरी तरह से रोकने के लिए और प्रयास होने चाहिए। इस काम में सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों के प्रयास की अपेक्षा है। यह सुनिश्चित किया जा सके हमारे सबसे कमजोर नागरिक, चाहे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चियों, धोखाधड़ी, जबरन वसूली का शिकार न हो पाए और अपराधियों के जाल में न फंसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।